Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. प्रीवियस वीडियो में हमने बड़ी डिटेल में एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया था कि वो क्या होते हैं, एंजाइटी क्या होती है, वो कब एक डिसऑर्डर बनती है और जो है वो किस तरह से हम उसको डायग्नोस करते हैं और किस तरह से हम उसको लेके आगे चलते हैं और उसकी ट्रीटमेंट वगैरह होती है। तो आज हम जो है इसको DSM-4 के मुताबिक हमने उसके डिफरेंट क्राइटेरिया भी पढ़े थे, देखे थे। आज हम उस एंजाइटी आपके जो सिलेबस में इंक्लूडेड एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं उनमें से पहला जो डिसऑर्डर है उसको हम स्टडी करेंगे, वो है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर एक ऐसा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है या मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो अनएक्सपेक्टेड जो है वो पैनिक अटैक्स एक्सपीरियंस करता है। ये बहुत ज़्यादा गैर मुतवक्को या अनएक्सपेक्टेड होते हैं और एकदम से अचानक जो है वो सामने आते हैं और ये रिकरेंट होते हैं, यानी एक इंडिविजुअल जो है वो बार बार इस तरह के जो अटैक्स हैं उनको एक्सपीरियंस कर सकता है। अच्छा, उसके अलावा इसके साथ साथ इंडिविजुअल जो है उसको बहुत ज़्यादा फियर, बल्कि हम इसको कहेंगे इंटेंस फियर एंड एंजाइटी अबाउट के उसको एक के बाद अगला जो पैनिक अटैक है वो आएगा, अगला अटैक होगा। यानी एक दफ़ा एक अटैक उसको हो गया, उसके बाद उसके अंदर ये फियर पैदा हो जाता है या ये एंजाइटी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है कि चूँकि मुझे एक दफ़ा पैनिक अटैक हुआ है तो अब मुझे आगे भी पैनिक अटैक होगा, और फिर उसका सारा जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बिहेव करता है। अच्छा, पैनिक अटैक के अगर बारे में अगर हम देखें कि पैनिक अटैक क्या है। पैनिक डिसऑर्डर तो वो है ना कि जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो है उसको इस तरह से पैनिक अटैक्स होते हैं। तो अब पैनिक अटैक देखेंगे कि पैनिक अटैक क्या है। ये एक बिल्कुल समझ लें कि सडन और एब्रप्ट, यानी एकदम से जाहिर होता है बैठे बिठाए, ठीक है, बहुत अचानक और बहुत अनएक्सपेक्टेड। और इसमें क्या होता है कि एक वक्त के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इंटेंस होता जाता है। इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो उसको इंटेंस फियर और या डिस्कम्फर्ट, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है, बहुत ज़्यादा जो है वो खौफ और एंग्जाइटी और परेशानी फील करता है, और विद इन मिनट्स जो है ये पीक पे पहुंच जाता है। अच्छा, इसमें एक बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र बात ये है कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के सिम्टम्स मिलते हैं। इसलिए जब ये कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पेशेंट जब पैनिक अटैक के को सफ़र कर रहा होता है तो उसको ये लगता है कि बस मैं तो मर जाऊंगा और ये मेरा जो दिल है वो बंद होने लगा है, और जो है वो बस अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, दुनिया ख़त्म हो गई है। तो ये वाले जो पैनिक अटैक के जो पेशेंट्स हैं वो आमतौर पे कार्डियक अरेस्ट के साथ इसको कंफ्यूज करके सिम्टम्स को, तो ये इमरजेंसी में दिखाने के लिए जाते हैं कि हमें दिल का मसला हो रहा है। वहाँ पे जब जाते हैं तो चूंकि मैंने आपको बताया कि ये विद इन मिनट्स जो है वो पीक पे पहुंच जाता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये उस पीक से नीचे आने लग जाता है। तो इस वजह से इसके सिम्टम्स जब सेटल होना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ से फिर पता चलता है, जैसे ईसीजी में कुछ भी नहीं आता और इस तरह की जो दूसरी सिम्टम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ जाके फिर पता चलता है कि ये हार्ट अटैक नहीं था या ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये पैनिक अटैक है। तो बहुत से लोग जो हैं वो पैनिक अटैक के होने के बाद आमतौर पे हार्ट के डॉक्टर के साथ रब्ता करते हैं। अच्छा, अब इसके दौरान जो है वो बहुत सारी सिम्टम्स जो हैं वो अकर कर सकती हैं, जो कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं, लेकिन एक कॉमन सेट ऑफ सिम्टम्स जो हमें DSM-4 में मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे सिम्टम्स कौन सी हैं। और इसकी डायग्नोसिस के लिए ये है कि उसके अंदर ये 4 या मोर सिम्टम्स इनमें से जो हैं, यानी कम से कम उम, इसमें से 4 सिम्टम जो हैं उसके अंदर होनी चाहिए, तो तब हम उसको डायग्नोज करेंगे कि ये पैनिक डिसऑर्डर है। सबसे पहले आती है पैल्पिटेशन, कि दिल जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लग जाता है। इसे मैंने आपको बताया ना, ऐसे लगता है इंडिविजुअल को कि जो है वो उसको दिल का अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है।
तो उसका जो हार्ट रेट है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर जाता है, जिसको हम पैल्पिटेशंस कहते हैं। दूसरी इसकी जो सिम्टम है वो है स्वेटिंग। अच्छा, इसमें साथ पाउंडिंग हार्ट भी आता है कि ऐसे लगता है कि दिल डूब रहा है, सिंक कर रहा है। अच्छा, दूसरे पे आ जाता है स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ऐसे जैसे पानी की तरह निकल रहा है। नंबर 3 पे ट्रेम्बलिंग, कि जिसम जो है ट्रेम्बलिंग या शिवरिंग, जिसम जो है वो कांपने लग जाता है। नंबर 4 पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस रुकने लग जाता है, दम घुटने लग जाता है, इंसान को लगता है कि बस मैं अब सांस नहीं ले सकूँगा, मुंह खोल खोल के लंबे लंबे सांस लेता है, और जो है वो उसको सांस ऐसे लगता है कि मेरा सीना जो है ना वो कोई घोट रहा है। फीलिंग ऑफ चॉकिंग, ये भी वही है कि ऐसे लगता है कि गला जो है वो घुट रहा है, चौक हो रहा है। उसके बाद चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट देखने में आती है। सीने में बहुत ज़्यादा तंगी, घुटन, उलझन का जो है वो सामना करना पड़ता है इंडिविजुअल को। उसके साथ साथ स्टमक में भी जो है वो प्रॉब्लम देखने में आती है, नाउजिया, वॉमिटिंग और इस तरह की जो है ना वो पेट में खराबी की शिकायत होती है। इसके साथ जो अगली सिम्टम है वो है डिजीनेस, कि इंसान जो है वो ऐसे लगता है कि एक नूदगी सी उसको महसूस हो रही है, और वो जो है वो ऐसी चीज़ के अंदर उसको नींद नींद आ रही है, और उसका जो दिमाग है वो सोया हुआ है। उसके अलावा उसको ये है कि जिसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अच्छा, ये एंग्जाइटी का कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो उसमें ये होता है कि ऐसे लगता है एकदम हाथ ठंडे हो गए हैं, और जो है ना वो अब आगे एंग्जाइटी डिसऑर्डर पढ़ेंगे ना डिफरेंट, तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें या तो बहुत ज़्यादा जिसम ठंडा होने लग जाता है, या फिर ऐसे लगता है कि जिसम के अंदर से हीट निकल रही है। तो ये दोनों चीज़ें जो है, मतलब टेम्परेचर जो है वो बॉडी का वो इफ़ेक्ट होता है। फिर उसके बाद फियर ऑफ डाइंग, इसमें बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि इंसान को ऐसा लगता है बस अब मैं मर रहा हूँ, क्योंकि ये जो सारी सिम्टम्स हमने देखी हैं, उसका सांस रुक रहा है, दिल उसका लगता है डूब रहा है, उसको लगता है उसका गला कोई दबा रहा है, चौक कर रहा है, तो इसके बाद उसको लगता है कि बस अब मैं मरने लगा हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सिम्टम है। अच्छा, एक और सिम्टम जो बहुत सारे लोगों को महसूस हो सकता है वो है डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन का मतलब है कि एक इंडिविजुअल ऐसे लगता है कि मैं अपनी बॉडी में से बाहर निकल के खड़ा हूँ, और मैं बाहर से उसको ऐसे लगता है कि वो अपने आप को किसी और इंडिविजुअल के तौर पे देख रहा है, कि अपनी बॉडी में से वो निकल चुका है, और जो उस वक्त उसको अपना आप नज़र आ रहा है वो कोई और इंडिविजुअल नज़र आ रहा है, किसी और फर्द के तौर पे वो अपने आप को देख रहा है। और इससे मिलती जुलती एक और जो है वो रियलाइजेशन है। डीपर्सनलाइजेशन में इंसान को अपना आप फेक लगता है, और डी रियलाइजेशन में उसको लगता है कि जो दुनिया है ना वो रियल नहीं है, कि वर्ल्ड इज़ नॉट रियल। जो सारी दुनिया है ना उसको लगता है जो मैं इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, ये मैं जैसे एक ख्वाब देख रहा हूँ, एक हकीकत की दुनिया में नहीं रहता वो। अच्छा, उसके बाद अगली जो सिम्टम आती है वो आती है फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। इंसान को लगता है कि बस उसको अपनी बॉडी के ऊपर और अपने इमोशंस या किसी भी चीज़ के ऊपर जो है ना वो कंट्रोल नहीं रहा, और वो पागल होने लगा है, और गोइंग क्रेजी, उसको लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। तो ये 13 सिम्टम्स हैं, और इनमें से कम 4 सिम्टम्स जो है ना वो पैनिक अटैक के साथ जो है वो सामने नज़र आती हैं। तो इसको जो कहते हैं हम कि ये इंडिविजुअल जो है वो पैनिक डिसऑर्डर का शिकार है। अच्छा, अब ये सिम्टम जो हैं ये बहुत ज़्यादा रैपिड होती हैं, मैंने आपको बताया विद इन मिनट्स ये पीक पे पहुंच जाती हैं। और उसके बाद क्या है कि और आमतौर पे जो इनकी जो ड्यूरेशन है ये फ्यू मिनट से लेके चंद घंटों तक होती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये, बल्कि कुछ मिनट्स के बाद ही आहिस्ता आहिस्ता ये सेटल होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, अगर हम टाइप्स देखें पैनिक अटैक्स की, तो दो तरह के पैनिक अटैक्स होते हैं। हम पैनिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं ना, तो पैनिक डिसऑर्डर के अंदर पैनिक अटैक्स जो हैं वो जब एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है और फ्रीक्वेंटली करता है, तो उसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, सबसे पहला है क्यूड पैनिक अटैक। क्यू जैसे आपको पता है ना, हम जैसे क्यू कहते हैं किसी भी अलामत को, किसी भी इशारे को,
किसी भी ऐसी चीज़ को कि कहते हैं अच्छा हमने कोई पहेली बूझनी है तो हमें क्यों दें। तो क्यों का मतलब है कि ऐसा अटैक कि जिसके लिए कोई ना कोई क्यों या कोई ना कोई जो है ना स्पेसिफिक सिचुएशन या स्पेसिफिक ट्रिगर ऐसा हो जिसकी वजह से अटैक जो है वो आए सामने। ट्रिगर और सिचुएशन, कोई ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन जो कि इंसान के लिए एंग्जाइटी प्रोवोकिंग हो और उसमें उसके लिए जो है वो उसको पैनिक अटैक, मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल कहीं ट्रैवल कर रहा है तो उसको जो है वो उस दौरान कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है जिसकी वजह से उसको पैनिक अटैक हो जाता है, या कोई हॉस्पिटल में जा रहा है या मार्केट जा रहा है, ज़्यादा लोगों के बीच में जा रहा है, उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों में मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे मुझे कोई मसला ना हो, तो उस एंग्जाइटी की वजह से उसको अगर पैनिक अटैक हो रहा है तो उसको हम क्यूड पैनिक अटैक कहते हैं। दूसरी टाइप जो है वो है अनक्यूड पैनिक अटैक। ये वो होता है पैनिक अटैक जिसमें ऐसे मोमेंट्स में एक्सपीरियंस किया जाता है जिसमें एक इंसान बिल्कुल सुकून की हालत में बैठा हुआ है, ना वो किसी उसकी कोई सिचुएशन चेंज हुई है, ना जो है वो कहीं बाहर गया है, ना लोगों से मिला है, ना रश वाली जगह में गया है, ना कोई ऐसी जगह पे गया है जहाँ पे उसको एंग्जाइटी हो सकती है, ना ही किसी ऐसी सिचुएशन का उसने सामना किया है। इस वक्त वो सुकून की हालत में, आराम की हालत में अपने घर में बैठा हुआ है। तो उस वक़्त उसको ये पैनिक अटैक अगर आया है तो इसका मतलब है कि ये अनक्यूर्ड पैनिक अटैक है, यानी इसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्सटर्नल स्टिमुलस या ट्रिगर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसको पैनिक अटैक आया है, तो इसको कहते हैं अनक्यूर्ड पैनिक अटैक। अच्छा, अब डायग्नोस करने के लिए जब हम देखते हैं कि इसके डायग्नोसिस के लिए, एक तो मैंने आपको बताया कि उसकी कुछ सिम्टम्स जो आपको बताएंगे, 4 सिम्टम्स कम से कम होनी चाहिए, और पैनिक डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए एक इंडिविजुअल को पैनिक अटैक जो है ना एटलीस्ट 1 मंथ जो है ना उसको पैनिक अटैक के बाद आफ्टर अटैक उसको कंसर्न होना चाहिए अपने नेक्स्ट अटैक के बारे में। एटलीस्ट 1 मंथ, कि 1 महीना कम से कम एक उसको अटैक आया है पैनिक अटैक, और उसके बाद 1 महीने तक वो इंडिविजुअल इस बात पे परेशान रहे कि अब मुझे एक अटैक हुआ है तो इसका मतलब है मुझे दूसरा अटैक भी होगा। एक हमने पढ़ा वो 4 सिम्टम्स जो हैं, उसके बाद हमने पढ़ा दूसरा जो डायग्नोस करने के लिए एक चीज़, उसकी वरी या उसकी एंग्जाइटी या उसका फियर अगले अटैक के लिए, एंटिसिपेटेड जो उसका फियर है ना वो होना ज़रूरी है, तो फिर हम उसको वो करते हैं, डायग्नोस करते हैं। अच्छा, और उसके साथ साथ उसके अंदर मेल अडेप्टिव बिहेवियर चेंजेस, यानी अगर वो उसको एक फियर है कि मुझे आगे एक दोबारा अटैक आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी बिहेवियर में चेंजेस आ रही हैं, जो कि कॉप करने की बजाय कुछ और तरह के बिहेवियर्स वो शो कर रहा है। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अवॉइडेंस बिहेवियर जो है वो इंडिविजुअल शुरू करते हैं। तो ये जो अवॉइडेंस बिहेवियर है ना, ये भी उसकी एक सिम्टम डायग्नोस करने के लिए हमें चाहिए होती है। कि मिसाल के तौर पे अवॉइड किस तरह करेगा कि वो पब्लिक प्लेसेस या ओपन प्लेसेस में जाने से इसलिए अवॉइड करेगा, मार्केट में जाने से इसलिए अवॉइड करेगा कि अगर वहाँ पे बहुत से लोगों के बीच में उसको पैनिक अटैक हो गया तो ये उसके लिए एम्बेरसिंग भी है, और उसके साथ साथ ये उसके लिए हेल्थ हैज़र्ड है। मतलब उसको ये लगेगा कि अच्छा अगर वहाँ पे मेरे साथ ये हो गया तो मैं क्या करूँगा। फिर अवॉइडेंस बिहेवियर में एक अकेले सफ़र करने से भी इंसान घबराता है कि नहीं, अगर अकेले मुझे पैनिक अटैक हो गया तो मैं क्या करूँगा। यानी एक पैनिक अटैक होने के बाद अगले पैनिक अटैक का खौफ या परेशानी उसके जहन पे मुसलसल सवार रहे पूरा 1 महीने तक, एक अटैक से अगले अटैक के बाद, तो इसका मतलब है कि वो पैनिक डिसऑर्डर को सफ़र कर रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसके अलावा एक और सिम्टम जो इसमें देखने में आती है कि कुछ पेशेंट जो हैं वो एगोराफोबिया भी डेवलप कर लेते हैं। एगोराफोबिया हम फोबिक डिसऑर्डर्स के हेडिंग में पढ़ेंगे, लेकिन पैनिक अटैक के साथ, पैनिक डिसऑर्डर के साथ एगोराफोबिया बहुत ज़्यादा देखने में आता है। ये है फियर ऑफ ओपन स्पेस। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया अवॉइडेंस बिहेवियर में कि इंडिविजुअल जो है पब्लिक प्लेसेस पे, खुली जगहों पे इस वजह से जाने से घबराता है कि वहाँ पे अगर उसको अटैक हो गया तो वो क्या करेगा। तो ये उसके लिए ये फियर जो है बहुत ज़्यादा एक परेशान कुन बात है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसका ये देखें कि पैनिक जो डिसऑर्डर्स हैं वो ज़्यादा किसके अंदर पाए जाते हैं, तो पैनिक डिसऑर्डर्स आर मोर कॉमन अमंग वेमेन।
औरतों के अंदर जो है पैनिक डिसऑर्डर की रेशो मर्दों की निस्बत ज़्यादा है। और इसकी जो एज है ये कब शुरू होता है, हर बीमारी का एक ऑनसेट होता है। ऑनसेट का मतलब होता है शुरू होना। तो ये किस एज में शुरू होता है यूजुअली, ये एडोलेसेंस या जो टीन एज होती है ना हमारी, उसमें इसके अकर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, टीन एज ईयर्स में। इसके बाद अब अगला हमारा जो इसमें हेडिंग आती है वो है कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। सिम्टम्स हमने पढ़ लिया, डायग्नोसिस करने के लिए जो हमारा क्राइटेरिया है कि किस तरह से इसको डायग्नोस करना है वो भी हमने देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि इसके पैनिक डिसऑर्डर की या पैनिक अटैक की रीजंस क्या हैं। इसमें जो है ना वो हेरिडिटी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बताई जाती है। और ये रिसर्चेस से साबित हुआ है कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना, उनके अंदर अगर एक ट्विन के अंदर चांस एक एक ट्विन के अंदर अगर पैनिक अटैक पाया जाता है तो दूसरे आइडेंटिकल ट्विन के अंदर उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे ये साबित होता है कि हेरिडिटी जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें साइकोलॉजी में जब हम रीजंस की बात करते हैं तो हेरिडिटी को चेक करने के का एक बेहतरीन तरीका जो है वो आइडेंटिकल ट्विन स्टडी होती है। क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन जो है वो एक ही जाइगोट से बनते हैं, तो अगर उन दोनों के अंदर जो है वो एक ही बीमारी दोनों में पाई जाए तो इसका मतलब है कि मसला उनके जीन्स में था। और इसके लिए जो रिसर्चेस की जाती हैं वो आप ये इस तरह से देखते हैं, अगर आप गूगल पे भी कभी स्टडी करें कि आइडेंटिकल ट्विन्स को फिर अलग अलग एनवायरनमेंट में पाला जाता है। हम पढ़ते हैं ना कि जो पर्सनैलिटी है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से मिलके बनती है। तो फिर जब हमने किसी चीज़ पे रिसर्च करनी होती है ना, इस तरह के किसी भी ऐसे टॉपिक पे कि हमें पता चले कि इसमें हेरिडिटी कितना रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए आइडेंटिकल ट्विन्स को अलग अलग एनवायरनमेंट में रख के पाला जाता है। तो उससे ये पता चलता है कि अगर आइडेंटिकल ट्विन्स के अंदर वही बीमारी या वही बिहेवियर दोनों के अंदर दूर दूर रहने के बावजूद या अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने के बावजूद नज़र आ रहा है, तो उसकी वजह फिर उनके जीन्स हैं, यानी हेरिडिटी है, वो चीज़ उन्होंने इनहेरिट की है। तो फ्रेटर्नल ट्विन्स और दो दूसरे सिबलिंग्स होते हैं उनमें इतना ज़्यादा हेरिडिटी का हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो अलग अलग जाइगोट से बनते हैं, तो इसलिए उनमें जीन्स का उतना ज़्यादा इफेक्ट हमें पता नहीं चलता जितना कि हमें आइडेंटिकल ट्विन स्टडीज़ की। तो जहाँ पे भी आप देखें ना आइडेंटिकल ट्विन स्टडीज़, तो वहाँ आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि ये स्टडी इसलिए की जाती है कि हम हेरिडिटी या जीन के इफ़ेक्ट को मालूम कर सकें किसी भी चीज़ के ऊपर। दूसरी जो चीज़ है इसमें हेरिडिटी के बाद जो फैक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं इसको कॉज करने के लिए, वो हैं कोग्निटिव फैक्टर्स। कोग्निटिव फैक्टर्स में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें ये है कि इंडिविजुअल इसकी पैनिक अटैक के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं उनको मिस इंटरप्रेट करता है। उसको उसकी मिस इंटरप्रिटेशन जो है फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स की, वो एक रीज़न है। क्योंकि ये पैनिक अटैक के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक से मिलते जुलते हैं, तो वो इंडिविजुअल जो है उसको ये ख़तरा होता है, ये खौफ होता है कि भाई उसको कोई हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है या वो मरने वाला है। ज़ाहिर है कार्डियक जो प्रॉब्लम होता है या आपके दिल का जो मसला होता है वो बहुत ज़्यादा खौफजदा कर देने वाला होता है, क्योंकि हमारा जो सारी ज़िंदगी का दारोमदार है वो उसी दिल की धड़कन पे है। तो इसलिए इसकी वजह से खौफ भी इंसान के अंदर ज़्यादा मौजूद पैदा हो जाता है। अच्छा, एक और जो कॉग्निटिव एलिमेंट है वो है नेगेटिव बिलीव्स। ये किस तरह से, ये हम ये देखते हैं कि एक ऐसा बिलीफ इंसान का बन जाता है कि अच्छा अब उसको एक अटैक हुआ है ना, तो उसके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है, बल्कि ये बिलीफ पैदा हो जाता है कि चूंकि मुझे एक अटैक हुआ है ना, तो अब इसके बाद मुझे और अटैक्स भी होंगे। तो ये एक नेगेटिव बिलीफ बन जाता है, और जब वो उसी के बारे में सोचते जाता है, आप देखते हैं ना कि हम जिस चीज़ से डरते हैं वो चीज़ हमारे सामने आती है। क्यों? क्योंकि जब वो उसी बारे में सोचेगा तो उसके सोचने की वजह से, उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगी, और जब बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगी तो पैनिक अटैक में तो हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये भी एक रीज़न होती है पैनिक अटैक के बार बार आने की और बार बार अनएक्सपेक्टेडली आने की। तो ये हमारी मेन रीजंस थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है पैनिक डिसऑर्डर की।
ट्रीटमेंट्स तो इसकी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो सबसे पहले है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल को उसके जो बॉडीली सिम्टम्स हैं ना, उसके जो सोमेटिक या बॉडीली सिम्टम्स हैं उससे एक्सपोज किया जाता है और उसको बताया जाता है कि ये वाले जो सिम्टम्स हैं ना, ये पैनिक अटैक के हैं, अगरचे ये रिजेंबल कर रहे हैं मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ, हार्ट प्रॉब्लम्स के साथ, लेकिन ये जो है ये आपके पैनिक अटैक के को से रिलेट कर रहे हैं। तो उसको इन सिम्टम्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करवाया जाता है, ताकि उसको पता चले कि अगर मुझे ये मसला हो रहा है तो ये दिल का मसला नहीं है, ये पैनिक अटैक हो रहा है। उसके बाद कोग्निटिव थेरेपी यूज़ की जाती है। मैंने चूँकि ऊपर आपको कॉजेज़ बताई ना कि हमारे कोई नेगेटिव बिलीव्स हैं या हमारे कोई मिस इंटरप्रिटेशंस हैं बॉडीली सिम्टम्स की, तो कोग्निटिव थेरेपी में जो इनकी मिस इंटरप्रिटेशन होती है ना बॉडीली सिम्टम्स की, उसको चैलेंज किया जाता है कि अगर उसको ये बताने के लिए कि नहीं, ये सिम्टम जो है ना, इनको तुम गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो। तो ये कोग्निटिव थेरेपी का काम है। मेन गोल अगर हम देखें तो मेन गोल जो है वो इसका है कि इसकी ट्रीटमेंट का टू रिड्यूस अटैक्स, रिकरेंट अटैक, जो बार बार उसको खौफ होता है ना अटैक के आने का, उसको कम करना, उस खौफ को कम करना। रिकरेंट अटैक्स एंड एसोसिएटेड एंजाइटी, कि उसको ये खौफ होता है कि मुझे एक और अटैक आएगा, एक दफ़ा आ गया एक और आएगा। तो और इसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसमें कॉग्निटिव पार्ट भी आ जाता है, जिसमें बिहेवियरल पार्ट भी आ जाता है, और इसकी डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं उसको उसकी मिस इंटरप्रिटेशंस बताने के बारे में और उसकी नेगेटिव बिलीव्स को कैटर करने के लिए और चैलेंज करने के लिए। सो ये था हमारा पैनिक डिसऑर्डर, और उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से पैनिक अटैक्स, रिकरेंट पैनिक अटैक्स होते हैं, तो फिर हम उसको डायग्नोस करते हैं कि ये पैनिक डिसऑर्डर है, और साथ हम ये देखते हैं कि उसके अंदर एक खौफ और एक फियर पैदा हो जाता है उन पैनिक एक मतलब और एंटिसिपेटेड अटैक्स का, और उसके साथ साथ फिर उसके अंदर बहुत सी बिहेवियरल चेंजेस, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट अवॉइडेंस बिहेवियर शामिल हो जाती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके कॉजेज़ क्या हैं और किस तरह से इसको ट्रीट या मैनेज किया जा सकता है। ट्रीटमेंट्स मैं आपको पहले भी बताया, मैनेजमेंट्स इसकी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन चूंकि आपके लिए अभी आपके इंटर लेवल पे इतनी बहुत हैं, तो इसलिए मैंने अभी इन्हीं को डिस्कस किया है जो कि आपके सिलेबस में शामिल है। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। अगर ऐसा है आपके काम आएगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।